राधे राधे आप सभी को। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो यूजीसी नेट में इकाई 8 में 14 नाटक लगे हुए हैं। तो 10 से 11 नाटक हम लोग देख चुके हैं, 2-3 और बचे हैं। तो उनमें से आज हम देखेंगे एक और द्रोणाचार्य, जो कि शंकर शेष का नाटक है। शंकर शेष का जन्म हुआ था 1933 ईस्वी में। ये खुद एक अध्यापक थे। तो इन्होंने महाभारत के पौराणिक पात्रों और आधुनिक काल के पात्रों को साथ साथ इस नाटक में लेके इस नाटक को लिखा है। बहुत अच्छा नाटक है। इस नाटक का प्रकाशन वर्ष हुआ था 1977 में। इसमें कुछ प्रमुख पात्र मिलेंगे आपको। प्रमुख पात्र में आप अरविंद देखेंगे। अरविंद है जो कि प्राध्यापक है। फिर लीला है अरविंद की पत्नी। फिर यदु है अरविंद का साथी प्राध्यापक। फिर चंदू है अरविंद का छात्र है। और फिर अरविंद के काजल के एक प्रेसिडेंट हैं कॉलेज के, और कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। फिर एक छात्रा है अनुराधा, और एक विमलेंदु है जो मृत शिक्षक है, मर गया है। और उसके बाद राजकुमार है जो कॉलेज के प्रेसिडेंट का बेटा है। फिर तो पौराणिक पात्र मैंने बताया कि इस नाटक में आधुनिक काल के पात्र और पौराणिक पात्र दोनों साथ साथ चलते हैं। तो पौराणिक पात्र में तो द्रोणाचार्य हैं, फिर कृपि हैं द्रोणाचार्य की पत्नी, अश्वत्थामा है द्रोणाचार्य का पुत्र, एकलव्य है, भीष्म है, अर्जुन है, युधिष्ठिर है, और धृष्टद्युम्न है, और सैनिक हैं पौराणिक पात्रों में। तो आगे देखते हैं, हम इस नाटक की शुरुआत करते हैं। एक और द्रोणाचार्य। तो ये भी नाटक 2 भागों में है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। तो हम सबसे पहले पूर्वार्ध देखेंगे इस नाटक का। लीला जो कि अरविंद की पत्नी है, कहती है कि लाइट तो जला लेते, और फिर स्विच ऑन करती है आगे जाके। कहती है कि अंधेरे में कैसे नहीं दम घुटता तुम्हारा, और फिर कह के टेबल पर से चाय का खाली कप उठाती है और कहती है कि जानते हो शक्कर का क्या भाव चल रहा है? पूरे 4 हो गई है। अरविंद जैसे सुन ही नहीं रहा हो, उसकी बात को नज़रअंदाज करता है और कहता है हूँ। फिर लीला सिगरेट के टुकड़ों को उठाती हुई कहती है, कितनी बार कहा है एस्ट्रे ले लिया करो, झाड़ू मार मार कर कमर तो मेरी ही टूटती है ना। अरविंद कहता है ले लिया करूँगा भाई। फिर लीला पूछती है और राशन कार्ड बन गया? फिर कुछ देर चुप रहती है, कहती है नहीं बनाना। गए भी थे कि नहीं गए थे? परवाह किसको है यहाँ? फिर कुछ देर चुप रहती है, फिर कहती है कि माँ का ऑपरेशन कब तय हुआ है? तो अरविंद चुप रहता है। तो फिर कहती है कि इसका मतलब आप अस्पताल गए थे। अकेले कहाँ कहाँ मैं मरूंगी, बोलते क्यों नहीं कुछ, क्या हो गया है तुम्हें? अरविंद कहता है कुछ नहीं। लीला कहती है कापिया देकर कि सिन्हा का काम किया या नहीं? नहीं किया ना। फिर भी अरविंद चुप रहता है। तो लीला कहती है सारी आफत मेरे सिर। नहीं बढ़ाए नंबर तो लपक कर एहसान क्यों लेते हो? अरविंद कहता है क्या एहसान लिया? लीला कहती है तो जाहिर है कि तुमने फेल कर दिया उसे। मैंने जो सिफारिश की थी, अब मैं सिफारिश की थी कि उसको पास कर देना, नंबर बढ़ा देना सिन्हा के बेटे का, तो तुमने अब उसको फेल कर दिया क्योंकि मैंने सिफारिश किया था। तो मेरी क्यों सुनोगे तुम? ये कहना चाह रही है लीला।
फिर कुछ देर चुप रहती है और कहती है कि और कोई करता तो। अरविंद कहता है, आखिर कहना क्या चाहती हो? तो लीला कहती है, उसे क्या जवाब दूंगी? वह अपने अफसर को क्या जवाब देगा और उसके प्रमोशन का क्या होगा? तो अरविंद कहता है कि लड़का पास होने लायक नहीं था तो मैं क्या करूं? तो लीला कहती है कि पास होने लायक होता तो तुमसे कहता ही क्यों? सिन्हा क्या कहेगा? सोचा भी है, अच्छे एहसान फरामोश लोग हैं। तो अरविंद कहता है कि क्या एहसान फरामोशी की मैंने? तो लीला कहती है कि तुम जो ये नौकरी कर रहे हो, ये किसके कारण तुमको मिली? और यह मकान किसके कारण मिला? अस्पताल में सुविधाएं कौन दिला रहा है? 2 नंबर बढ़ाई देते तो कौन सा आसमान फट जाता? अरविंद कहता है, अब चुप भी रहोगी? तो लीला कहती है कि चुप रहने के अलावा किया क्या है आज तक? तुम जाकर बैठो हरिश्चंद्र के खाली आसन पर। यदु आता है जो कि अरविंद का हमउम्र है, चेहरे पर उद्विग्नता है। यदु कहता है अरविंद से कि जानते हो शहर में क्या खबरें फैल रही हैं? तो यह लीला पूछती है, कैसी खबरें? तो यदु कहता है अरविंद से कि सुबह जो कुछ हुआ क्या सच है? तो लीला कहती है, क्या हुआ सुबह? मुझे भी नहीं बताया। यदु कहता है, अब क्या बताऊं भाभी, बदकिस्मती से मैं आज कॉलेज नहीं जा पाया और इस साले ने मुसीबत खड़ी कर दी। तो लीला कहती है कि आखिर हो क्या गया? यदु कहता है कि जानती हो, आज इसने प्रेसिडेंट के लड़के को ही नकल करते हुए धर दबोचा। प्रेसिडेंट का लड़का नकल कर रहा था, उसी को इसने पकड़ लिया। तो लीला कहती है, यानी राजकुमार को? तो यदु कहता है कि हाँ, राजकुमार को, शहर के सबसे बड़े गुंडे को। फिर कुछ देर चुप रहता है, फिर अरविंद से कहता है कि सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारी अकल पे पत्थर क्यों पड़ जाते हैं अरविंद? तो अरविंद कहता है कि छुरा सामने रखकर नकल जो कर रहा था तो कैसे छोड़ देता मैं उसे? तो यदु कहता है कि अब तुम ही बचे हो साले, ईमानदारी और सच्चाई की औलाद। आराम से रहना, किस्मत बदा हो तब ना। लीला कहती है अरविंद से कि तुम्हें क्या गरज पड़ी थी? कर रहा नकल तो करने देते, क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? तो अरविंद कहता है कि देख कर तो मक्खी नहीं निगल सकता ना मैं। तो लीला कहती है, तो फिर क्या झगड़ा होगा? तो यदु कहता है कि और नहीं तो क्या, इस बार तो अच्छी खासी मारकाट होगी। तो लीला कहती है, हाँ होगी, और उसकी जिम्मेदारी थोपी जाएगी इनके सिर पे। अरविंद से कहती है कि इतना समझाने के बाद भी तुम मानते क्यों नहीं? इस प्रकार बहादुरी दिखाने की क्या तुम्हारी उम्र रह गई है? तो यदु कहता है कि अब क्यों समझा रही हो? सारी जिंदगी तो इसके नखरे उठाती रही, इसकी आदर्शवादी बेवकूफ़ियों की पूजा करती रही, अब क्यों भड़क रही हो भाभी? लीला कहती है, मेरी सुनता ही कौन था? तो यदु कहती है
कि नहीं सुनता था तो विरोध करती, पर बड़प्पन हाँकने की आदत कहाँ जाएगी। तो अरविंद कहता है, अरे भाई कुछ मेरी भी सुनोगे। तो यदु कहता है कि कान पक गए हैं मेरी तुम्हारी बातें सुनते सुनते। कहाँ तो सोचता था कि साल 2 साल में तुम प्रिंसिपल बनोगे और मैं वाइस प्रिंसिपल, और कहाँ तुमने यह हंगामा खड़ा कर दिया। पहले अपनी चमड़ी बचाओ और तब लगाओ हाथ दूसरों को। तो अरविंद कहता है कि मेरी जगह यदि तुम होते तो क्या करते। तो यदु कहता है कि मैं तो और कागज लाकर दे देता और कहता, करो बेटा नकल, इत्मीनान से करो, अपने बाप का क्या जाता है। तो अरविंद कहता है, क्या तुम इस तरह से सोचते हो। तो यदु कहता है कि मैं सोचता ही नहीं, सोचने से फायदा, लेकिन तुम हो ना मिडिल क्लास के आदमी, हर छोटे सवाल की ग्लोरीफाई करोगे, हाहाकार मचाओगे, तुम्हें पूछता कौन है। तो अरविंद कहता है कि दूसरों के लिए यह छोटा सवाल हो सकता है यदु, पर हमारे लिए तो यह जीवन मरण का सवाल है, प्रोफेशनल एथिक्स का सवाल है। तो यदु कहता है, चलो चलो लेक्चर मत दो, जब से तुमने विमलेंदु का द्रोणाचार्य नाटक क्या खेला है, तुम्हारा दिमाग फिर गया है। कहता है कि मिडिल क्लास का नपुंसक जोश छोड़ो और जाओ प्रेसिडेंट के हाथ पांव जोड़ो, केस को रफा दफा कराओ। तो अरविंद कहता है, यदु। तो यदु कहता है, और नहीं तो क्या, माँ कैंसर से अस्पताल में पड़ी है, विधवा बहन हर पहली तारीख को तुम्हारे मनी ऑर्डर का इंतजार करती है, लड़के को मेडिकल कॉलेज भेजना है, और इनकी तरफ देखो, छोड़े सिद्धांत उद्धांत की मूर्खता। तो लीला कहती है कि इन्हें समझाना बेकार है यदु भाई, समझदारी से तो इनकी दुश्मनी है, दीवार से सिर मारते आधी उम्र कट गई। तो यदु कहता है अरविंद से कि क्या तुमने प्रेसिडेंट के लड़के की रिपोर्ट कर दी। तो अरविंद कहता है, तो और क्या करता। तो यदु कहता है कि लेकिन हमारे उस प्रिंसिपल ने तो दांत निपोड़ दिए होंगे। कहता क्या है। तो अरविंद कहता है कि रिपोर्ट दबाना चाहता है और मुझ पर रिपोर्ट वापस लेने के लिए दबाव डाल रहा है। तो लीला कहती है, तो वापस क्यों नहीं लेते, कह दो गलती से हो गया। तो अरविंद कहता है कि रिपोर्ट वापस नहीं ली जा सकती, बात बहुत आगे बढ़ गई है। तो यदु कहता है, ठीक है भाई मत करो, प्रेसिडेंट जब नौकरी से बाहर कर देगा ना, तब अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। तो अरविंद कहता है कि ऐसे कैसे बाहर कर देगा, क्या दूसरे प्रोफेसर चुप चुप बैठेंगे मुझे बाहर कर देगा तो यदु कहता है कि किस दुनिया में रहते हो भाई तुम, जानते नहीं तुम्हारा हर सहयोगी तुम्हें गाली दे रहा है। तो अरविंद कहता है, क्यों। यदु कहता है, क्योंकि तुमने प्रेसिडेंट को नाराज कर दिया है। हर एक यही सोचता है कि बड़ा हुआ डीए, अब खटाई में पड़ गया। तो अरविंद कहता है, तो क्या अब कोई साथ नहीं देगा मेरा। तो यदु कहता है कि विमलेंदु का साथ किसने दिया, सब बुजदिलों की तरह घर बैठे रहे और गुंडों ने बीच चौराहे पर उसकी जान ले ली। क्या हुआ, उसने भी एक बड़े आदमी के लड़के को नकल करते पकड़ा था। एक तो आदमी गवाही देने जाता और सब साले दुम दबाकर बैठ गए। तो अरविंद कहता है
कि विमलेंदु का नाम लेकर तुम मुझे डरा रहे हो? चाहे कोई साथ दे या ना दे, मैं रिपोर्ट वापस नहीं लेने वाला हूं। यदु कहता है, तो तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। अभी भी वक्त है, मेरा कहना मानो और रिपोर्ट वापस ले लो। और इतना कह के यदु जाने लगता है। तो अरविंद कहता है, कहाँ जा रहे हो? तो अरविंद कहता है, यदु कहता है कि जरा पता लगा लाऊं, आखिर लड़के कुछ योजना बना ही रहे होंगे, उनके इरादों की जानकारी होनी चाहिए। और मेरी बात पर फिर सोचो, कोई साथ देने वाला नहीं है और किसी का भरोसा मत करो। यदु जाता है और कुछ क्षणों का बेचैन विराम। तो लीला भड़क के कहती है अरविंद से कि जानते हो किस तरह घसीट रही हूं तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी? एक एक पैसे की खींचतान मची हुई है और तुमने यह नई मुसीबत खड़ी कर दी। तो अरविंद कहता है कि मैं निबट लूँगा। तो लीला कहती है कि खाक निबट लोगे, नौकरी छोड़कर बैठ जाओगे? क्या तुम्ही ने अकेले दुनिया को सुधारने का ठेका ले रखा है? अरविंद कहता है कि मैंने कब दावा किया? तो लीला कहती है कि सोचते क्यों नहीं? अब क्या भटकने की उम्र रह गई है? 20 साल हो गए शादी को, किसी बात का ठिकाना होता? भगवान के लिए कम से कम कुछ ऐसा तो मत करो कि लगी लगाई रोटी भी छिन जाए। तो अरविंद कहता है कि अब किस किस से डरूं लीला? कॉलेज को दुकान की तरह चलाने वाले उस प्रेसिडेंट से, अंगूठा छाप कमेटी मेंबरों से, चुगली खाने वाले अपने सहयोगियों से, उस लिजलिजे बेहुदे प्रिंसिपल से या विद्यार्थियों से? क्या पूरी उम्र डरते ही रहना होगा? तो लीला कहती है कि इन लड़कों का क्या भरोसा, किसका साथ दिया है इन लोगों ने? कहीं विमलेंदु की तरह तुम्हें भी? मैं कहती हूँ अरविंद, क्यों पड़ते हो इन पचड़ों में? अरविंद कहता है, खैर देखा जाएगा। और सिगरेट का पैकेट खोलकर देखता है और कहता है कि सिगरेट लेके मैं आता हूँ। तो लीला कहती है, इस समय बाहर मत जाओ। तो अरविंद कहता है कि डरती हो? इतना डरूंगा तो काम कैसे चलेगा? अरविंद जाता है, लीला परेशान है। वह बिखरी कापियाँ ठीक करने लगती है और मेज पोस्ट वगैरह ठीक करती है। प्रिंसिपल का प्रवेश होता है घर में। उसकी उम्र करीब 60 साल है, पर अधिक ही लगती है। ठिगना है, आँख से काना है। जब प्रिंसिपल आता है तो लीला आश्चर्य से कहती है, आप? तो प्रिंसिपल कहता है कि क्या करूं, आना ही पड़ा। मुसीबत जो खड़ी हो गई है, सहेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ। बुरे दिन जो आ गए। तो लीला कहती है कि आपने इन्हें देखा नहीं, अभी तो गए हैं बाहर। प्रिंसिपल कहता है कि देखा क्यों नहीं, लेकिन क्या फ़ायदा। लीला कहती है, आपने रोका नहीं। तो प्रिंसिपल कहता है कि उसे कोई रोक सका है? क्या दिन आ गए। तो लीला कहती है कि तो क्या आप उनसे बात करना नहीं चाहते? तो प्रिंसिपल कहता है कि कोई सुने तो बात करूं, और कोई फ़ायदा हो तब तो बोलूं। सहेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ। तो लीला कहती है, तो फिर आप क्यों आए? तो प्रिंसिपल कहता है कि तुमसे बात करने आया हूँ, शायद तुम ही समझा सको। समझाना तो है ही। लीला कहती है
कि मैं क्या समझा सकती हूँ। तो प्रिंसिपल कहता है कि तो कौन समझा सकता है, देखो ना सब कुछ ठीक चल रहा था, प्रेसिडेंट साहब खुश थे, सबको तनख्वाह मिल रही थी, डीए भी देने की सोच रहे थे, पर अरविंद ने नाहक मुसीबत खड़ा कर दी। इसे ही कहते हैं बुरे दिन, क्या समझी। तो लीला कहती है कि मेरा भी कहना कहाँ मानते हैं। तो प्रिंसिपल कहता है कि तो तुम स्त्री किस काम की हो भाई, जब तुम्हारा कहना ही नहीं मानता है तो तुम्हारी स्त्री होने की क्या फायदा। अरे नकल वगैरह पकड़ना जूनियर लेक्चररों का काम है, सीनियर लोगों को ये शोभा देता है। खैर चलो हो गई गलती, तो अब सुधारना भी तो होगी। तो लीला कहती है कि मैं मना करती हूँ, पर वे माने तब ना। प्रिंसिपल कहता है कि अब तुम्हें क्या बताऊं, शहर में फसाद होने का डर है, लड़के मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो लीला कहती है आपको क्यों। तो प्रिंसिपल कहता है कि हाँ मुझे, इस बूढ़े को, पर क्या करें, सहना होगा, नौकरी करनी है तो लात भी खानी पड़ेगी। तो लीला कहती है कि लेकिन राजकुमार ने नकल की। तो प्रिंसिपल कहता है कि अब मुझसे पूछ कर तो की नहीं, थोड़ी सी कर ही ली नकल तो किसका क्या बिगड़ जाता है, जिसका पाप उसके साथ, अपने बाप का क्या जाता है। तो लीला कहती है फिर भी। तो प्रिंसिपल कहता है कि तुम समझती नहीं, नकल बंद हो चाहे न हो, कॉलेज जरूर बंद हो जाएगा और नौकरी जरूर जाएगी। बुरे दिन किन्हें कहते हैं। तो लीला कहती है कि क्या बात इस हद तक जा सकती है। तो प्रिंसिपल कहता है इस हद तक नहीं, इससे आगे भी जा सकती है। प्रेसिडेंट साहब आखिर मालिक हैं, अन्नदाता हैं, उनका कॉलेज उनकी मर्जी, इसीलिए तो कहता हूँ नौकरी है तो कान बंद कर लो। आंखें मूंद लो और मुंह खुला रखो, बोलने के लिए नहीं, रोटी खाने के लिए, तभी नौकरी आपकी चल सकती है। तो लीला कहती है कि आपको पूरा विश्वास है कि प्रेसिडेंट कॉलेज बंद कर देगा। तो प्रिंसिपल कहता है कि और नहीं तो क्या, जरा तुम ही सोचो कि सब बाल बच्चे वाले हैं, कहाँ जाएंगे, हर एक तो महान नहीं बन सकता ना। तो लीला चिंतित स्वर में कहती है कि लेकिन ये तो हमेशा सिद्धांत और न्याय की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल कहता है कि अब न्याय का सवाल कहाँ रहा, अब सवाल है 40 परिवारों की रोटी का। क्या समझी, रोटी का सवाल है, बुरे दिन जो आ गए हैं। तो लीला कहती है कि क्या लोग विरोध नहीं करेंगे इसका। तो प्रिंसिपल कहता है किसकी हिम्मत है, जल्लाद से भी कहीं विरोध किया जाता है। मुझे तो सुबह से शाम तक गाली देता है, गधा और उल्लू का पट्टा कहता है, पर क्या करूं, सुनता हूं। सुनूंगा नहीं तो जाऊंगा कहाँ, नौकरी जो करनी है। तो लीला कहती है कि आपकी बात मेरी समझ में पूरी तरह आती है प्रिंसिपल साहब, पर जिसे समझना चाहिए वह कहाँ तैयार है समझने के लिए। तो प्रिंसिपल कहता है कि वैसे भी कौन तैयार होता है, अब तुम ही बताओ
क्या मैं खुशी से नालायक कहलाता हूँ? पर कहलाता हूँ। नालायक कहलाने के बाद भी खुशी जाहिर करता हूँ, नौकरी जो करनी है। अब मेरी बात छोड़ो, अपनी सोचो। नौकरी छूटेगी तो परेशान कौन होगा? तुम ही ना। भोगेगा कौन? तुम। घर कौन चलाता है? क्या बुढ़ापे को नरक बनाना है? खैर, इसकी भी कोई बात नहीं, लेकिन जान है तो जहान है, जान तो बचानी होगी। छी, क्या दिन आ गए हैं। मास्टर की जान भी खतरे में। तो लीला कहती है, क्या विमलेंदु की तरह? तो प्रिंसिपल कहता है, कुछ भी हो सकता है। मारा गया न बेचारा। अब क्या हालत है। उसकी बेवा की तरफ देखा नहीं जाता। सोचो तो घर अंधेरा रखकर मंदिर में दिया जलाने से कोई फायदा होगा? तो लीला कहती है कि मैं इन्हें समझाऊंगी, जरूर समझाऊंगी, हर तरह से समझाऊंगी। तो प्रिंसिपल कहता है, हाँ, यह हुई दुनिया की बात। केवल औरत ही मर्द को समझा सकती है। कहो उससे कि नौकरी करना सीखे। अब अपनी तारीफ अपने मुंह क्या करूं। 30 साल नौकरी की, पूरे 30 साल। चुंगी नाके के मुहर्रिस से बढ़ता बढ़ता प्रिंसिपल हो गया। लड़ता तो क्या बनता। लड़ो मत, झुकना सीखो और सोचो मत। जो आदेश आए ऊपर से चुपचाप मान लो, तभी आगे बढ़ पाओगे। समझी? तो समझाना उसे। अब मैं चलता हूँ। प्रिंसिपल जाता है। लीला जड़वत खड़ी रहती है, फिर कापियाँ बटोरने लगती है और अरविंद आता है। तो अरविंद कहता है, यह प्रिंसिपल का बच्चा क्यों आया था यहाँ? लीला कटुता से कहती है कि झक मारने आया था। तो अरविंद कहता है कि क्या सीधे मुंह बात नहीं निकलेगी तुम्हारी? लीला कहती है, सुनता कौन है? अरविंद कहता है, क्या कह रहा था? लीला कहती है, समझा रहा था। अरविंद पूछता है, किसे? तुम्हें? तो लीला कहती है कि और नहीं तो क्या, तुम्हें? तो अरविंद कहता है कि क्या सलाह दे रहा था? तो लीला कहती है कि समझदारी की बात कर रहा था, लेकिन तुम्हें तो समझदारी से दुश्मनी है। तो अरविंद कहता है कि बताओगे भी? लीला कहती है कि रिपोर्ट वापस लेने की बात कह रहा था। जाओ रिपोर्ट वापस लो। तो अरविंद कहता है, लीला? लीला कहती है, हाँ, वापस ले लो, इसमें ही सबका भला है। तो अरविंद कहता है कि तो तुम भी चाहती हो कि मैं बेईमानी करूं? तो लीला कहती है कि समझदारी से काम लो। 20 बरस हो गए शादी हुए, पहले कभी कहीं ऐसी कोई बात की जो तुम्हारे मन के खिलाफ थी? पर आज मेरा कहना मान लो। अरविंद कहता है, लीला, मुझ पर दबाव मत डालो। लीला उत्तेजित होकर कहती है, कभी सोचा तुमने इस घर में अकेले कौन जिया है? तुम, केवल तुम। हम लोगों को भी कभी अपने अस्तित्व की जानकारी ही नहीं हुई। तुम तय करते रहे कि हम लोग कैसे जिएंगे और हम लोग उसी तरह जीते रहे, लेकिन अब यह नहीं होगा। इसी बीच द्वार पर चंदू दिखाई देता है। उम्र करीब 20 साल है। कॉलेज के छात्रों सी वेशभूषा है। लीला एक क्षण रुकती है और फिर भीतर जाती है। अरविंद आश्चर्य से कहता है, तुम? चंदू कहता है, क्या करूं सर, आना ही पड़ा। तो अरविंद कहता है कि और कौन सा पराक्रम किया है?
तो चंदू कहता है कि पराक्रम मैं क्या करूँगा, पराक्रम तो मेरे प्रोफेसर कर रहे हैं। तो अरविंद कहता है कि बदतमीजी करते हुए शर्म नहीं आती। चंदू कहता है पहले आती थी, पर अब सवाल ही कहाँ उठता है, अब किसी पर विश्वास ही नहीं रहा। अरविंद कहता है झूठ बोलते हो, नकल करते हुए शर्म नहीं आई, तुम्हारी जगह दूसरा कोई होता तो डूब मरता। चंदू कहता है मैं जानता था कि आप भी यही बात कहेंगे। तो अरविंद कहता है कि दूसरी कोई बात कही भी जा सकती है। तो चंदू कहता है कि मैं सोचता था कि कम से कम आप सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो अरविंद कहता है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, आई डिसलाइक यू, गेट आउट। तो चंदू कहता है कि क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। तो अरविंद कहता है क्यों सुनूं। तो चंदू कहता है कि आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। सुनने के बाद हो सके कि आपको लगे मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो निकालिए चप्पल और मारिए 10। तो अरविंद क्षण भर सोचने के बाद कहता है कि बैठो, सुन रहा हूँ। चंदू कहता है कि मैंने नकल नहीं की है सर। तो अरविंद कहता है कि नहीं, तुमने नकल नहीं की है, तुमने की है नकल। तो चंदू कहता है नो सर, मैंने नकल नहीं की है। तो अरविंद कहता है कि यू आर ए लायर, प्रोफेसर मिश्रा क्या झूठ बोलेंगे। तो चंदू कहता है कि मैंने नकल नहीं की सर। तो अरविंद कहता है कागज किसके हाथ में था। चंदू कहता है कि मेरे। तो अरविंद कहता है इसके बाद भी तुम कहते हो कि नकल नहीं की। तो चंदू कहता है कि पर मैंने उस कागज का इस्तेमाल नहीं किया। तो अरविंद कहता है कि दिस इज नो आर्ग्यूमेंट। तो चंदू कहता है कि आप जानते हैं मेरे सामने कौन बैठा था, राजकुमार। तो अरविंद कहता है कि इससे क्या होता है। तो चंदू कहता है कि वह छुरा रखकर नकल कर रहा था। प्रोफेसर मिश्रा की ड्यूटी कमरे में थी, वह देखकर भी अनदेखा कर रहे थे, राजकुमार की सीट से दूर घूम रहे थे। तो अरविंद कहता है कि लेकिन इससे यह कहाँ सिद्ध होता है कि तुमने नकल नहीं की। तो चंदू कहता है कि पहले पूरी बात तो सुन लीजिए सर। राजकुमार के पास से एक कागज उड़ के मेरे पास आया, मैंने कागज उठा लिया, सोच ही रहा था कि प्रोफेसर मिश्रा सर को दे दूं, लेकिन उन्होंने तेजी से आके मेरा हाथ पकड़ लिया। तो अरविंद कहता है कि तो तुमने उनका विरोध क्यों नहीं किया। तो चंदू कहता है कि मैं बहुत चीखा चिल्लाया सर, पर प्रोफेसर मिश्रा नहीं माने। तो अरविंद कहता है तो तुमने ज़रूर कोई बदतमीजी की होगी। तो चंदू कहता है कि कभी की है सर मैंने। वह धकेलते हुए मुझे प्रिंसिपल के कमरे में ले गए। तो अरविंद कहता है कि तुमने प्रिंसिपल से अपनी बात नहीं कही। तो चंदू कहता है कि वहाँ तो प्रिंसिपल के साथ ही कॉलेज के प्रेसिडेंट भी बैठा था। उसने मेरी ओर इस तरह देखा जैसे शिकार हाथ लग गया हो। उसकी मुस्कुराहट भयानक थी सर। तो अरविंद कहता है कि इसके बाद क्या हुआ। तो चंदू कहता है कि इसके बाद मुझे कुछ देर के लिए कमरे से बाहर जाने के लिए कहा गया, फिर वापस बुलाया गया और मेरी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को भेज दी गई। अरविंद सोचता है और कहता है कि तो तुम कागज नहीं ले गए थे। तो चंदू कहता है कि नो सर,
आप ही बताइए, क्या मैंने कभी नकल की है? तो अरविंद कहता है कि तो बिना जांच किए सजा क्यों दी गई तुम्हें? तो चंदू कहता है कि जानबूझकर। तो अरविंद कहता है कि क्या लोग तुम्हारे दुश्मन हैं जो जानबूझकर सजा देंगे? तो चंदू कहता है कि मेरे पिताजी और प्रेसिडेंट का राजनीतिक विरोध है। आने वाले चुनाव में वे प्रेसिडेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं उस विरोध की बलि बनाया गया हूं सर। तो अरविंद कहता है कि मुझसे क्या चाहते हो? चंदू कहता है न्याय। अरविंद कहता है मतलब? चंदू कहता है कि राजकुमार को आज आपने पकड़ा है। तो अरविंद कहता है कि तुम्हें उससे क्या लेना देना है? तो चंदू कहता है कि मैं पूछने आया हूँ कि राजकुमार की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेजी जा रही है या नहीं। तो अरविंद कहता है कि मैंने अपना काम कर लिया है, आगे प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है। तो चंदू कहता है नो सर, आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। अरविंद कहता है लेकिन कैसे? चंदू कहता है कि रिपोर्ट दबवाई जा रही है, आपको रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भिजवानी होगी। तो अरविंद कहता है कि उन्होंने नहीं भेजी तो मैं क्या कर लूँगा? तो चंदू कहता है कि आपको हमारा साथ देना होगा सर। अरविंद कहता है मतलब? चंदू कहता है कि इस बार हम लोग भी मरने मारने पर तुले हैं। कॉलेज की ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे। हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और राजकुमार इस बार नहीं बच सकता। तो अरविंद कहता है कि यानी तुम लोग आंदोलन करोगे? चंदू कहता है कि दूसरा कोई चारा नहीं बचा है सर। अरविंद कहता है पर तुम लोगों ने यह कैसे मान लिया कि रिपोर्ट दबा दी जाएगी? तो चंदू कहता है हाँ, दबा दी जाएगी क्योंकि राजकुमार प्रेसिडेंट का लड़का है। तो अरविंद कहता है कि इससे क्या होता है? तो चंदू कहता है कि वह प्रोफेसरों को अपने बाप का नौकर समझता है और कॉलेज को अपनी जायदाद। तो अरविंद कहता है लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो चंदू कहता है कि आपको हमारा साथ देना होगा, आपको हमारी ओर से लड़ना होगा। तो अरविंद कहता है कि मुझे बीच में क्यों? तो चंदू कहता है कि आपका साथ मिलने पर ही हम लोग जीत सकेंगे। नकल हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, गुंडागर्दी दफना दी जाएगी। तो आप साथ देंगे ना? सबके सामने कहेंगे कि राजकुमार ने छुरे के बल पे नकल की है। तो अरविंद कहता है पर तुम्हें शक क्यों होता है कि मैं न्याय का साथ नहीं दूंगा? तो चंदू कहता है कि इसलिए शक होता है सर क्योंकि लोग अक्सर ठीक मौके पे बदल जाते हैं। तो अरविंद कहता है क्या मुझे तुम दूसरों की तरह? तो चंदू कहता है नो सर, वैसी बात नहीं है, लेकिन आप पर दबाव डाला जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, नौकरी से हटाने की धमकी दी जाएगी, जान से मारने का डर भी दिखाया जाए तो कोई अचरज नहीं। अरविंद कहता है कि लेकिन मैं धमकियों से नहीं डरता। तो चंदू कहता है कि पूरे स्टाफ में केवल आप पे भरोसा है सर। कल से हम धरना देंगे, हड़ताल करेंगे, रिपोर्ट नहीं हुई तो परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। लेकिन आप? तो अरविंद कहता है बोलते क्यों नहीं, लीला आ जाती है। तो चंदू कहता है कि लेकिन आप बदल गए तो याद रखिए सर, हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तो अरविंद कहता है कि तो तुम मुझे धमकाने आए हो? चंदू कहता है कि आप जो समझे, यह लड़ाई हमारे जीवन मरण का प्रश्न है। जो हमारे साथ नहीं है उसे हम अपने विरुद्ध मानते हैं।
मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और साथ ही आग्रह भी करता हूँ। तो अरविंद कहता है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तो चंदू कहता है कि इस समय मैं अपने सैकड़ों साथियों की ओर से बोल रहा हूँ, लौट कर उन्हें जवाब देना है। जरा साफ बोलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर आपने बात बदली तो हम आपको सबसे बड़ा गुनहगार मानेंगे। फिर जो होगा उसकी जिम्मेवारी आप पर। चंदू तेजी से बाहर जाता है और अरविंद के चेहरे पे परेशानी आ जाती है। तो लीला कहती है कि देखा तुमने अपने लाडले विद्यार्थी को, कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। क्या इन्हीं लोगों के लिए मुसीबत उठाओगे तुम? तो अरविंद कहता है कि उसका दोष नहीं है। लीला कहती है तुम्हें सरासर धमका नहीं रहा था? तो अरविंद कहता है कि बदतमीजी और धमकी की ही भाषा समझी जाती है अब। तो लीला कहती है कि तो इन लड़कों की ओर से नेतागिरी करोगे तुम? अरविंद कहता है कि उसका पक्ष न्याय का है। तो लीला कहती है कि कहीं मारपीट हो गई या छुरे चल गए तो क्या होगा, सारा दोष तुम पर मढ़ दिया जाएगा। तो अरविंद कहता है कि तो क्या मैं झूठ बोल दूं? तो लीला उत्तेजित होकर कहती है कि पर मैं कहती हूं कि न्याय देने के लिए तुमको जज किसने बना दिया? कभी कहना माना है मेरा? कितनी बार कहा कि इनके पचड़े में मत पड़ो, लेकिन तब तक प्रेसिडेंट का प्रवेश होता है। उसकी उम्र 50 के आसपास है, रोबदा वाला व्यक्तित्व है, मुंह में सिगार है, आवाज़ में इस्पाती खनक है और लीला भीतर जाती है। अरविंद कहता है कि आप इस समय? प्रेसिडेंट कहता है कि आप नहीं आए तो सोचा कि मैं ही चलूं। भूमिका बनाऊं या सीधे सीधे पूछूं? तो अरविंद कहता है कि सीधे सीधे ही पूछिए। प्रेसिडेंट कहता है कि आपने क्या तय किया है? तो अरविंद कहता है कि मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूंगा। तो प्रेसिडेंट कहता है कि शाबाश, मैं बस आपकी इसी ईमानदारी का कायल हूँ। आपका क्या ख्याल है, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं? तो अरविंद कहता है कि इसी बात के लिए तो विरोध है प्रेसिडेंट साहब। तो प्रेसिडेंट कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ। तो अरविंद कहता है लेकिन प्रिंसिपल साहब तो कह रहे थे कि। तो प्रेसिडेंट कहता है उसे मारिए गोली। अब क्या कहूँ, निहायत बेवकूफ़ किस्म का आदमी है, न पर्सनालिटी है न ग्रेस, हमेशा हे करता है। उसके 60 हो गए हैं, सोचता हूँ रिटायर कर दूँ, लेकिन सही आदमी मिलता कहाँ। तो अरविंद कहता है लेकिन वह तो दूसरी ही बात कह रहे थे। तो प्रेसिडेंट कहता है कि क्या कह रहा था? तो अरविंद कहता है कि वो तो कह रहा था कि आप हमारे मालिक हैं, अन्नदाता हैं। तो प्रेसिडेंट कहता है कहा ना, बिल्कुल गधे किस्म का आदमी है, कौन किसका मालिक और कौन किसका अन्नदाता। तो अरविंद कहता है कि तो आप क्या जानते हैं, क्या चाहते हैं? तो प्रेसिडेंट कहता है कि यही कि असली अपराधी की खोज हो और उसे कड़ी सजा दी जाए। तो अरविंद कहता है कि तो क्या आप राजकुमार को असली अपराधी नहीं मानते? प्रेसिडेंट कहता है वह अपराधी हो सकता है पर असली अपराधी नहीं। तो अरविंद कहता है तो कौन है असली अपराधी?
तो प्रेसिडेंट कहता है कि मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा कि आप हैं अपराधी। तो अरविंद कहता है कि मैं। तो प्रिंसिपल कहता है कि मेरा मतलब है कि आप लोग। वह पिछले 3 सालों से नकल कर रहा था, उसे पकड़ा क्यों नहीं गया? तो अरविंद कहता है कि यह प्रश्न अपने आप से पूछिए। तो प्रेसिडेंट कहता है कि उसकी बेहुदा हरकतों की मुझसे शिकायत क्यों नहीं की गई? आप लोगों को डर किस बात का था? तो अरविंद कहता है कि आपका। प्रेसिडेंट कहता है कि मेरा। अरविंद कहता है हाँ आपका, अपनी रोटी का, अपनी सुरक्षा का। तो प्रेसिडेंट कहता है कि मैं किसी का क्या बिगाड़ता हूँ? तो अरविंद कहता है कि आपकी भाषा क्या धमकी की भाषा नहीं होती? आप जो कहते हैं क्या वही नियम नहीं होता? प्रेसिडेंट कहता है कि आपका आरोप गलत है। अरविंद कहता है कि नहीं, मेरा आरोप सही है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपका लड़का गुंडा, आवारा और बदमाश है। इसके बाद भी आप ढोंग क्यों करते हैं कि आपको कुछ नहीं मालूम? प्रेसिडेंट कहता है यह झूठ है। तो अरविंद कहता है कि और आपने चंदू का केस यूनिवर्सिटी क्यों भिजवाया है? तो प्रेसिडेंट कहा कि मैंने भिजवाया? तो अरविंद कहता है कि हाँ, आपने भिजवाया। आपने मौके का फ़ायदा उठाया और आप जानते थे कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। तो प्रेसिडेंट कहता है कि मेरे उससे क्या दुश्मनी हो सकती है? तो अरविंद कहता है कि वह आपके राजनीतिक विरोधी का लड़का है। आप उसके बाप की इमेज खराब करना चाहते हैं। तो प्रेसिडेंट कहता है कि मिस्टर अरविंद, आप अपनी हद से बहुत आगे जा रहे हैं। तो अरविंद कहता है कि भला इसी में है कि आप राजकुमार की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी जाने दीजिए। तो प्रेसिडेंट कहता है कि तो आप रिपोर्ट वापस नहीं लेंगे? तो अरविंद कहता है कोई सवाल ही नहीं उठता। तो प्रेसिडेंट कहता है कि आप अपनी जिद का परिणाम समझते हैं? तो अरविंद कहता है अच्छी तरह। तो प्रेसिडेंट कहता है कि तो मेरे भी आरोप सुन लीजिए। आप लड़कों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। आप शहर की शांति और व्यवस्था को खतरा पहुंचा रहे हैं। आप बदमाश लड़कों की नेतागिरी कर रहे हैं। ये आरोप मैं आप पे लगाऊंगा, केस करूंगा। तो अरविंद कहता है प्रेसिडेंट साहब, आप खुद जानते हैं कि ये आरोप कितने गलत हैं। तो अरविंद कहता है, प्रेसिडेंट कहता है कि कल तक आपने रिपोर्ट नहीं बदली तो उसके परिणाम भयंकर होंगे। मैं कॉलेज बंद कर दूंगा। अरविंद कहता है तो बंद कर दीजिए। प्रेसिडेंट अरविंद की दृढ़ता को देखकर कुछ नरम होकर कहता है कि आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते मिस्टर अरविंद? कॉलेज बंद करने से तो बात सुलझ नहीं जाएगी, उलझ भले जाए। तो अरविंद कहता है कि कॉलेज बंद करने की धमकी भी तो आप ही ने दी, मैंने तो दी नहीं। तो प्रेसिडेंट कहता है कि राजकुमार को रखिए एक और जरा सोचिए तो कि इस घटना से मेरी पब्लिक इमेज को कितना धक्का पहुंचेगा। चुनाव का टिकट हाथ से जाता रहेगा। अरविंद कहता है कि आपके नज़रिए से बात सही हो सकती है, पर मैं। इसी बीच लीला चाय की ट्रे लेकर आती है। प्रेसिडेंट कहता है कि अब कैसे बताऊं, घर से जाने क्या सोचकर चला था, लेकिन आपने ऐसा रुख अपना लिया है कि बात धरी की धरी रह गई। यू आर द ओनली प्रोफेसर whom I respect so much। आपका यह प्रिंसिपल है ना? सोचा था इसकी छुट्टी कर दूं। कॉलेज का नाश मार कर रख दिया है और उसकी जगह आपको प्रिंसिपल बना दूं।
तो अरविंद आश्चर्य से कहता है मुझे? अब उसको लालच देता है ये कि आप अपनी रिपोर्ट वापस ले लेंगे तो मैं आपको कॉलेज का प्रिंसिपल बना दूंगा। तो प्रेसिडेंट कहता है कि कहा ना, यू आर द ओनली प्रोफेसर। कुछ मामलों में आपसे विरोध हो सकता है मेरा, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपकी योग्यता के बारे में मैंने कभी शक किया। तो अरविंद कहता है कि तो आप मुझे खरीदना चाहते हैं? प्रेसिडेंट कहा कि माई कार्ड्स आर ओपन। अब आप सोच लीजिए, कहाँ कहता हूँ कि फैसला अभी कीजिए, टेक योर ऑन टाइम, लेकिन कल सुबह तक ज़रूर बता दीजिए। और उठने लगता है। तो लीला कहती है कि चाय नहीं पिएंगे? प्रेसिडेंट कहता है अभी नहीं, कल फैसला सुनने के बाद, और चला जाता है। एक गहरा सन्नाटा होता है। लीला कहती है कि क्या सोच रहे हो? अरविंद कहता है कुछ नहीं। लीला कहती है प्रिंसिपल नहीं बनोगे? अरविंद कहता है कीमत जानती हो। तो लीला कहती है कि बिना कीमत दिए कुछ मिलता भी है। तो अरविंद कहता है कि यानी बेईमान हो जाऊं? तो लीला कहती है कि उस बदतमीज लड़के का साथ देकर भी क्या मिलेगा तुम्हें? प्रेसिडेंट से दुश्मनी ठन जाएगी। तुम्हारे सहयोगी भी कहाँ साथ दे रहे हैं, लड़ोगे किसके भरोसे? तो अरविंद कहता है कि लेकिन चंदू को दगा देने का मतलब समझती हो? नकल का विरोध करने वाले सैकड़ों विद्यार्थी मेरे खून के प्यासे हो जाएंगे, मुझ पर थूकेंगे। तो लीला कहती है कि प्रेसिडेंट उनसे निपट लेगा, तुम्हें सुरक्षा देगा, प्रिंसिपल बना देगा, और ये लड़के तुम्हें केवल सड़कों पर खड़ा कर कर तमाशा देखेंगे। उनका साथ देने से क्या फ़ायदा? तब तक यदु का प्रवेश होता है। बहुत परेशान है, हाँफ रहा है। तो अरविंद कहता है कि इस तरह हाँफ क्यों रहे हो? तो यदु कहता है कि कुछ अंदाजा भी है शहर में क्या हो रहा है? तो लीला कहती है क्या कोई उपद्रव हो गया? तो यदु कहता है कि पर उसकी तैयारियां हो रही हैं। और चढ़ाओ उस चंदू नाम के लौंडे को, तुम्हारा नाम लेकर लौंडों को भड़का रहा है। कर कॉलेज में तबाही हुए बिना नहीं रहेगी। तो अरविंद कहता है कि लेकिन मैंने उससे ऐसी कोई बात नहीं कही। तो यदु कहता है कि समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हारे नाम से इंकलाब और जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पूरे शहर में अफवाह है कि तुमने लड़कों को भड़काया है। पूरा स्टाफ हैरान है तुम्हारी हरकत पे। लीला कह रही है कि मैं कहती थी ना, कोई साथ नहीं देगा, सबको अपनी अपनी पड़ी है। यदु भाई अब क्या होगा? तो यदु कहता है कि उधर राजकुमार और उसके साथी तुमसे बेहद नाराज हैं। एक तो राजकुमार को पकड़ के तुमने उन्हें चुनौती दी, और चंदू का साथ देकर तुम उनकी सत्ता ही खत्म कर देना चाहते हो। तो अरविंद कहता है कौन कहता है कि मैं चंदू को भड़का रहा हूँ? तो यदु कहता है कि ऐसा वे लोग सोचते हैं। यदि तुमने रिपोर्ट वापस नहीं ली तो आज नहीं तो कल तुम्हें जान से मार देंगे। तो अरविंद कहता है कि तुम मुझे डरा रहे हो? तो यदु कहता है कि इसमें डराने की क्या बात है? अगर ये लोग बिमलेंदु की हत्या कर सकते हैं तो तुम्हारी क्यों नहीं? हर बात तुम्हारे खिलाफ पड़ रही है। जाओ रिपोर्ट वापस ले लो। तो लीला कहती है कि हाँ वापस ले लेंगे तो फिर प्रेसिडेंट इन्हें प्रिंसिपल बनाने की भी तो बात कह रहा है। तो यदु कहती है कि जाओ, यदु कहता है जाओ प्रिंसिपल बन जाओ और मेरी वाइस प्रिंसिपली के लिए रास्ता बनाओ। तुम प्रेसिडेंट का साथ दोगे तो वह भी तुम्हारा साथ देगा, और रही चंदू और उसके साथियों की बात तो प्रेसिडेंट उनसे खुद निपट लेगा। लेकिन
राजकुमार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो अरविंद कहता है बंद करो अपनी बकवास। तो यदु कहता है कि बकवास कहते हो इसे? रिपोर्ट बदलने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। राजकुमार का विरोध करोगे तो हत्या, और चंदू का विरोध करोगे तो सामाजिक हत्या। हत्या से तुम बच नहीं सकते हो। तो अरविंद कहता है चुप रहो। तो लीला कहती है कि मैं सोचती थी कम से कम एक बार तो मेरा कहना मानोगे, पर नहीं, तुम केवल अपने लिए जीते हो। अपनी खुशी के अलावा तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता। स्वार्थी कहीं के। अब तुम्हें मुझे या चंदू में से किसी एक को चुनना होगा। तो अरविंद कहता है सोच के कि चुप रहो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। यदु, यू गेट आउट फ्रॉम हियर। धीरे धीरे अंधकार प्रकाश धीरे धीरे लौटता है। अरविंद सोफे पर अकेला बैठा है, सिगरेट पीता हुआ गहरी चिंता में डूबा है। बाहर रात का सन्नाटा, कहीं से 12 के घंटे सुनाई पड़ते हैं। कोने से बिमलेंदु की शरीराकृति उभरती है। बिमलेंदु जो कि मरा है, मृत शिक्षक है, तो अरविंद को वो दिखाई देता है। अरविंद घबरा के कहता है कौन है, कौन हो तुम? तो बिमलेंदु कहता है पहचानो, क्या साल भर में ही भूल गए? तो अरविंद कहता है कि तुम्हारी आवाज़ तो बिमलेंदु की है, पर चेहरा कहाँ गया? तो बिमलेंदु कहता है कि अब मैं बिना चेहरे का आदमी हूँ। तो अरविंद कहता है क्या तुम बिमलेंदु? तो बिमलेंदु कहता है हाँ, बिमलेंदु, तुम्हारा मित्र। तो अरविंद कहता है कि लेकिन तुम्हारा चेहरा कहाँ गया? तो बिमलेंदु कहता है कि मृत्यु ने उतार कर रख दिया। चेहरे केवल जिंदा रहते बदले जा सकते हैं, 1, 2, 10, 100, पर मृत्यु हमेशा चेहरा उतार कर रख देती है। 12 बजे हैं, बिमलेंदु की आत्मा का प्रवेश हुआ है, उससे बातें कर रहा है अरविंद। तो अरविंद कहता है तो तुम बिमलेंदु के प्रेत हो? तो बिमलेंदु हंसता है और कहता है हाँ, प्रेत हूँ, जिंदा प्रेतों के बीच एक और प्रेत। तो अरविंद कहता है कहाँ से आ रहे हो? तो बिमलेंदु कहता है कि तुम्हारे मन की अंधेरी गलियों से। बहुत अंधेरा है वहाँ, सीलन भरी हजारों सुरंगें और तहखाने हैं वहाँ। कितना कचरा जमा कर रखा है तुमने। मुझे भी बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला। तो अरविंद कहता है लेकिन तुम आए क्यों हो? किसने बुलाया तुम्हें? बिमलेंदु ने कहता है तुमने बुलाया। अरविंद कहता है मैंने नहीं बुलाया, तुमने, मेरी क्या गरज? तो बिमलेंदु कहता है झूठ मत बोलो, बिना बुलाए मैं कहीं नहीं जाता। बोलो बुलाया है या नहीं? बोलते क्यों नहीं? अरविंद कहता है हाँ, बुलाया। तो बिमलेंदु कहता है कि अब मैं आ गया हूँ तो डरते क्यों हो? डरो मत। तो अरविंद कहता है कि क्यों बुलाया मैंने तुम्हें? तो बिमलेंदु कहता है मैं बताऊं? तुम पूछना चाहते हो मुझसे कि मरते समय मैं क्या सोच रहा था, जब गुंडों ने मुझ पर हमला किया तो मेरी मन स्थिति क्या थी? तो अरविंद कहता है हाँ, बलिदान करते समय तुम क्या सोच रहे थे? तो बिमलेंदु कहता है बेवकूफ़, बलिदान शब्द वापस ले। मैं तुम्हारे क्लासरूम में बैठा फर्स्ट ईयर का लौंडा नहीं हूँ जो वजनी शब्दों के माया दर्पण में अपना चेहरा झांकने लगूं। मैं शब्दों से परे हूँ, चेहरों से परे हूँ। तो अरविंद कहता है कि मैं मान नहीं सकता, तुमने जो कुछ किया वह बलिदान था, आत्मत्याग था, आदर्श था। बिमलेंदु कहता है फिर वही बकवास, बंद करोगे या नहीं है बकवास?
बहुत सुन चुका मैं। चिता पर मेरी लाश रखी थी और तुम लोग लेक्चर दे रहे थे। हर एक आदमी यह बताने की कोशिश कर रहा था कि वह मेरा कितना जिगरजान दोस्त रहा है। मुझ में जो नहीं था उसे ढूंढ ढूंढ कर बखान किया जा रहा था मेरा। पर असलियत क्या थी जानते हो? तो अरविंद कहता है, मैं कैसे जानूंगा? तो विमलेंदु कहता है कि तुम जानते हो, पर कहोगे कैसे? सब मन ही मन मेरी बेवकूफ़ी पर तरस खा रहे थे। होड़ लगी हुई थी हरामी लोगों में। एक ने तो इसी होड़ में मेरे बाप को भी क्रांतिकारी कहा, तपस्वी और त्यागी कहा। साला क्या जानता था कि मेरा बाप गजेड़ी था और सट्टा लगाता था। तो तुम समझे कि किसी की जान जाए और ये साले अपनी पब्लिसिटी की करें। तो अब बताता है कि जब मैं जिंदा था तो कोई नहीं तारीफ कर रहा था, और मरने के बाद मेरी जो खूबी मेरे अंदर नहीं थी वो भी लोग मुझे दिखा रहे थे कि बहुत अच्छा था। मेरा बाप गजेड़ी था और मेरे बाप के लोग क्रांतिकारी बता रहे थे कि क्रांतिकारी का बेटा क्रांतिकारी निकला, जबकि मेरा बाप गजेड़ी था। तो अरविंद कहता है कि यानी तुम अपनी मृत्यु पर दुखी हो? तो अरविंद कहता है, और नहीं तो क्या, मेरी कोई उम्र थी मरने की? 3 साल पहले शादी हुई थी, फूल सी बच्ची, पत्नी का उबलता हुआ प्यार, नाटक की दुनिया में नाम पैदा करने की ख्वाहिश, सब धरा का धरा रह गया। तो अरविंद कहता है कि तो तुमने नकल क्यों पकड़ी? तो विमलेंदु कहता है कि बेवकूफ़ी के लिए भी कोई तर्कशास्त्र होता है। आ गया जोश में, हो गई मूर्खता। मैं क्या जानता था कि इसके लिए सजाए मौत मिलेगी। तो अरविंद कहता है कि लेकिन हम लोग तो तुम्हारे आत्म बलिदान की गाथा गाते हैं। तो विमलेंदु कहता है कि जिंदा हो ना, इसलिए मरो तो पता चले कि जीवन क्या होता है। अरविंद कहता है, लेकिन नकल? तो विमलेंदु कहता है कि उसकी ऐसी तैसी। साले मिडिल क्लास के आदमी अपनी हर समस्या को ग्लोरीफाई करोगे, और ना समझ मेरी बीवी साल भर से नौकरी की तलाश में दर दर भटक रही है। सब आश्वासन देते हैं, नौकरी नहीं देता है कोई भी, सब बकवास है। तो अरविंद कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तो विमलेंदु कहता है कि वही जो तुम्हारा भीतरी मन सुनना चाहता है। अरविंद कहता है, यानी? तो विमलेंदु कहता है कि जाओ उस प्रेसिडेंट से समझौता करो, प्रिंसिपल बनो। क्या तुम्हारी भी ख्वाहिश है कि तुम्हारी लाश के पास म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन की अध्यक्षता में शोक सभा हो और प्रस्ताव पास किए जाए? तो अरविंद कहता है कि मैं समझौता नहीं करूँगा। तो अरविंद कहता है कि मैं समझौता नहीं करूँगा, मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूँगा। तो विमलेंदु कहता है कि मैं भी देखूँगा, मेरे नाटक का द्रोणाचार्य भी यही कहता था। तो अरविंद कहता है कि मेरी तुलना द्रोणाचार्य से क्यों करते हो, वह बहुत शक्तिशाली था। मैं एक छोटा आदमी हूँ, छोटे छोटे मोर्चों पर लड़ता हूँ। तो विमलेंदु कहता है, बकवास, उस द्रोणाचार्य के दावे भी तुम्हारी तरह थे। उसे समझो, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। याद करो उसे, याद करो। धीरे धीरे अंधकार में बच्चे की रोने की, सिसकने की आवाज़ आती है। धीरे धीरे प्रकाश 7-8 वर्ष का अश्वत्थामा जमीन पर पाँव फिसलता मचल रहा है। अब यहाँ पे अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य की कहानी आ गई। ठीक, अंधकार आता है, अंधकार में बच्चे की रोने की आवाज़, सिसकने की आवाज़ आती है, और 7-8 वर्ष के अश्वत्थामा जमीन पर पाँव खिसलाता मचल रहा है। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। फिर अश्वत्थामा द्रोणाचार्य की जो स्टोरी है आगे देखेंगे। फिर इसके अरविंद की भी स्टोरी आएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग नाटक है ये।
इसमें एक रहस्य है जो नाटक को पूरा पढ़ने के बाद पता चलेगा। ठीक, तो गुत्थी है ये नाटक। क्या हुआ, कौन गलत है, आगे क्या होगा, क्या विमलेंदु की तरह अरविंद भी मर जाएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा जानने में। तो फिर अगली क्लास में हम लोग आपसे मिलेंगे और इस आगे की स्टोरी को देखा जाएगा। आप लोगों ने इस क्लास को देखा इतनी देर, उसके लिए धन्यवाद आप सभी को। क्लास अच्छी लगे तो शेयर करें सभी के यहाँ, कमेंट करें। फिर हम मिलेंगे आपसे शीघ्र ही। आज के लिए इतना ही।